नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई के मामले पर अब सियासत गरमा गई है। सीएम योगी और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर 5 बड़े हमले किए हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, राहुल ने सच बोलना नहीं सीखा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस ने सारी सच्चाई बता दी है, फिर भी वो समाज में जहर फैला रहे हैं। योगी ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में राहुल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल को नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा था, यह भी आपको बताते हैं। राहुल ने लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म के लिए शर्मनाक है। इसी ट्वीट पर सीएम योगी ने राहुल पर तीखा हमला बोला है। और मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रभु राम और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए गांधी परिवार और कांग्रेस किसी भी हद तक जाकर झूठ फैला सकती है। सबूत देखिए कि जिस शख्स को टोना टोटका कर गर्भवती महिला की जिंदगी तबाह करने की वजह से मुस्लिमों ने ही पीटा, उस पर बड़ा झूठ गढ़ करके राहुल ने एक बार फिर भगवान राम और हिंदुओं को ही कोस रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश थी। पिटाई के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 अन्य की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं, दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं। बुजुर्ग पर गलत बयान का दबाव डाला गया, लेकिन जांच में जो बातें सामने आई हैं उससे पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे किसी का नाम आ रहा है तो हम जो फैक्ट्स हैं उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कोई भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण में अब तक 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके की नाम प्रवेश गुजर, कल्लू गुजर और आदिल हैं। इसमें अन्य लोग भी चिन्हित कर लिए गए हैं, लगभग सभी लोग, और 5-6 लोग और हैं, उनको भी बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और हम आपको अब सुनाते हैं अब्दुल ने वायरल वीडियो में क्या कहा था। वो मुझे एक जंगल में ले गए, वो जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि मैं और मैं श्री राम के भाई और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, साथ के फराना है। ये सारे चोट है, ये फूल नहीं है, और मेरे ये हाथ में हाथ सूज रहा, और मेरे घड़ी वही सब तोड़ दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भाजपा का छलावा बहुत हुआ, अब भाजपा को जनता सिखाएगी सबक। आज सत्ताधारी सोच रहे हैं कि काश वो भ्रष्टाचार का नाम बदल सकते और झूठ के रंग भी। आज दुनिया भर की आस्थावान जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। ये भाजपा का भावात्मक भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव का ट्वीट। हरिद्वार में कुंभ में आए 4 लाख श्रद्धालुओं की कोरोना जांच रिपोर्ट फर्जी होने का मामला सामने आया है। यह इतना हैरान करने वाला मामला है जो सिर्फ 4 लाख लोगों से नहीं जुड़ा, बल्कि उन 4 लाख लोगों के संपर्क में आने वाले कई लाख लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का मामला है, जिनकी फर्जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट बनाकर कुंभ में जाने की इजाजत दी गई। इस खबर के बाद उत्तराखंड सरकार में भी हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को कुंभ में कोरोना रिपोर्ट को लेकर अब तक जो कुछ भी मालूम हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। विभाग की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक हरिद्वार में लगे कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट से जुड़ा फर्जीवाड़ा बहुत शातिर तरीके से हुआ। सैंपल लेने में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। कई लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ।
दूसरों के आधार नंबर को टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। टेस्ट के लिए गलत पते और फोन नंबर दिए गए। पैसे लेकर कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की गई। करीब 4 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट फर्जी होने का दावा है। 13 सरकारी लैब और 9 निजी लैब में टेस्ट हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने वाली लैब से ही गड़बड़ी हुई है, यानी लोगों के गलत नाम, पते और आधार नंबर दर्ज करके टेस्ट किए गए और फिर फर्जी तरीके से नेगेटिव जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी गई। इसमें निजी लैब वालों पर दूसरों के आधार नंबर और नाम पते का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, यानी लोगों के नाम और आधार नंबर का सहारा लेकर कुंभ में आने वालों की जांच रिपोर्ट तैयार कर उन्हें दे दी। आरोप है कि ये सब कुंभ में आने वालों से मोटी रकम लेकर किया गया। इस फर्जीवाड़े की पोल एक ऐसे ही शख्स ने खोली जिसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। हरिद्वार में फर्जी कोविड टेस्ट का पर्दाफाश पंजाब के एक शख्स ने किया। उसने ICMR को ईमेल लिखकर बताया कि इसके फोन पर संदेश आया है कि इसकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। वो उस दौरान अपने घर में ही था तो कोविड टेस्ट किस बात की। ICMR को बताया गया कि उसके फोन पर यह संदेश आया कि कोविड जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया था, यानी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो कुंभ में शामिल नहीं हो सकते। कोरोना टेस्ट के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट और निजी लैब को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में धांधली की गई। पंजाब के जिस शख्स के मोबाइल नंबर पर सैंपल और रिपोर्ट का मैसेज आया, उसने जब ICMR से शिकायत की तो एक एक कर सारा फर्जीवाड़ा और पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट देने का मामला खुल गया और अब इस पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसे संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के रिश्ता में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। कोविड के मार से हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत हो गई और कुंभ मेले के लिए 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही, यानी ये खतरनाक खेल भाजपा खेल रही है। जो श्रद्धालु थे, आ रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर फेक टेस्ट करना, देश के सामने फेक डेटा प्रस्तुत करना, एक ही टेस्ट को 500 बार रिपीट कर दिखाना, मैं मानती हूँ श्रद्धालुओं के ऊपर भी विश्वासघात हुआ है। कुंभ मेले के बाद संक्रमण व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ, इसमें दो राय नहीं। आधार और मोबाइल नंबर के जरिए गलत तरीके से कोरोना सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट जारी करने के मामले को ICMR ने गंभीरता से लिया, क्योंकि मालूम हुआ कि ये सब कुछ कुंभ मेले में हो रहा है। ICMR की शिकायत ने उत्तराखंड प्रशासन को हरकत में ला दिया है। तब तक कुंभ में कोरोना टेस्ट करने वाली सभी निजी लैब का भुगतान रोक दिया गया है। और अब आपको अयोध्या जमीन विवाद से जुड़ी आज की 2 बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर यह है कि अयोध्या जमीन पर ट्रस्ट का बयान आया है। इसमें साफ कहा गया है कि जमीन मार्केट रेट से बहुत कम कीमत में खरीदी गई है। जमीन 1423 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के दर से पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी गई। दूसरी खबर यह है कि गृह मंत्री ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। इसको प्रशासन ने भेज भी दिया है। गृह मंत्री को इस पूरे विवाद को लेकर अब जानकारी मुहैया कराई गई है। आपको बताते हैं, अयोध्या जमीन मामले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जो पत्र लिखा है उसमें किन बातों को बताया गया है। पत्र में लिखे तथ्यों के मुताबिक इस जमीन के संबंध में साल 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न भिन्न समय पर, यानी कि 2011, 2017 और 2019 में अनुबंध हुए। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग के लिए अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि 1423 रुपये प्रति स्क्वायर वर्ग फीट तय की गई और निकट क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से ये काफी कम है। जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है।
क्या यूपी में एक और दल बनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीएसपी से बागी विधायक असलम रायनी ने कि उनके नेतृत्व में बीएसपी से निकाले गए 6 विधायक हालांकि अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद राजधानी लखनऊ का सियासी पारा भी गर्म हो गया। बीएसपी के विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। 6 बाकी विधायकों ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वे ये विधायक अखिलेश के साथ जा सकते हैं। जिन विधायकों ने बगावत की है उसमें भिनगा श्रावस्ती के असलम रायनी, प्रतापपुर प्रयागराज के मुश्तबा सिद्दीकी, हंडिया प्रयागराज के हाकिम लाल बिंद, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से सुषमा पटेल, सिधोली सीतापुरहर से गोविंद भार्गव, धौलाना हापुड़ से असलम अली चौधरी। बाकी विधायकों का कहना है कि हमें मायावती से नहीं सतीश मिश्रा से शिकायत है। इनका आरोप है कि सतीश मिश्रा ने लालजी वर्मा और रामचल राजभर के साथ बुरा व्यवहार किया है। अगर बागी गुट के पास 12 विधायक हो गए तो ये नई पार्टी भी बना सकते हैं। और बीएसपी के विधायकों के बागी होने का पर एसपी ने भी मायावती पर तानाशाही का आरोप लगा दिया है। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बता रहे हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। कॉन्फिडेंस है, अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी जो लोगों का मकसद है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक खाक में न मिला देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। चलिए वो मैं उनसे कह दो कि गम और रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा न करें। बीएसपी सरकार में तानाशाही थी, बहन जी में तानाशाही है। वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों से मिलना पसंद नहीं करती क्योंकि वहाँ आदेश नहीं है, वहाँ तानाशाही है। अगर कोई बोलेगा तो बहन जी बोलेंगी, कुछ कहेंगी तो बहन जी करेंगे। विधायक, सांसद या आला अधिकारी, आप ये समझ लीजिए लालजी वर्मा जी, उनसे सीनियर नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके बसपा के, उनको 1 मिनट में रास्ता दिखा दिया गया, तो समझ लीजिए इससे बड़ी तानाशाही नहीं हो सकती है। अब ये निर्भर करेगा कि जब ये पार्टी बनाते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व उनके विषय में दल बदल कानून में विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई याचिका लाता है। याचिका अगर आती है तो हम लोग तदनुसार विचार करेंगे गुण दोष के आधार पर। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आज से विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। सिरप और दवाइयों वाली बच्चों की इस विशेष मेडिसिन किट को सभी जिलों में भेजा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 लाख ये किट बांटी जाएंगी। निगरानी कमेटियों के जरिए कोरोना के लक्षण युक्त बच्चों और किशोरों को इस किट को दिया जाएगा। इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें नवजात से 1 साल के शिशु और 2 से 4, 5 से 12 साल और 13 से 18 साल के किशोरों को ये मेडिसिन किट दी जाएगी। इसके पहले दवा किट योजना के तहत बुजुर्गों को 68 लाख किट बांटी जा चुकी है। सरकार की तैयारी अब बच्चों के 7-18 साल से ऊपर के लिए भी 71 लाख किट देने की है। आयु के बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा अनुमन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है। और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हर एक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ।